हेलो एवरीवन। आज सीटेट की परीक्षा हुई है जिसमें फर्स्ट पेपर में मैथ के प्रश्न जो आए हैं पेडागोजी और न्यूमेरिकल उन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसका जो है इस मैथ के पोर्शन का पहला प्रश्न 31वां है। तो इसमें निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। सर्वाधिक संभावना जो होती है वो जो है आपका इसमें दिया है, चौपड़ आकृतियों को पहचानने से अधिक त्रिविम विवेचन विकसित होता है। क्योंकि सुडोकू पहली को हल करना ये भी इससे संबंधित नहीं है। एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना इससे भी नहीं होती। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख आलेख खींचना इससे भी नहीं होती, इतनी जितनी कि आपके चौपड़ आकृतियों को पहचानने से होती है। चौपड़ आकृतियां कैसी होती है थोड़ा बता दें आपको। ये आपकी चौपड़ आकृतियां हैं, इनसे बच्चों को त्रिविम विवेचन की जानकारी विकसित होती है इनसे स्टडी कराने से। ये आपकी त्रिविम आकृतियां हैं, इन्हें कहते हैं चौपड़ आकृति। इनसे बच्चों में त्रिविम विवेचन की क्षमता बढ़ती है। आपका जो है 32वां प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। अत्यंत उपयुक्त है। देखिए संख्या चार्ट से इतना जो है हमें नॉलेज नहीं मिलती इसकी भिन्न की, इसमें केवल संख्याओं के बारे में जानकारी अच्छी मिलती है। जियो बोर्ड से आपका जो है ज्योमेट्री कला जो होती है, ज्योमेट्रिकल जो होता है आपकी उसमें जितना भी ट्राइंगल है, सर्किल है, एज है, वर्ग है, इनसे संबंधित आकृतियों को बना के दिखाते हैं। वो एक उसमें बोर्ड होता है ऐसे करके, उसमें कुछ आपकी पेना लगी होती हैं ऐसे करके, गोलाई में भी लगी होती हैं और ऐसे करके भी लगी होती हैं। उससे जो है आकृतियां बना बना करके हम उसमें बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कराते हैं। वो जियो बोर्ड होता है। गिनतारा जो होता है आपका एक तरह से इस तरह से होता है गिनतारा। जैसे आपके इस पर जो है ऐसे करके कीलें ठुकी होती हैं इसमें, इस तरह से इकाई के स्थान में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें ऐसे मोती होते हैं, इसमें डाल देते हैं इकाई के स्थान में। जैसे मान लीजिए 2 अंक आना है तो उसमें 2 मोगे डाल दिए, और दहाई पे मान लीजिए 3 अंक आने हैं तो यहाँ 3 मोगे डाल देंगे। संख्या बनाने से संबंधित है ये, लेकिन ये जो है भिन्न से संबंधित नहीं है। इसमें जो है भिन्नों को सिखाने के लिए जो है क्विज नियर क्षणें होती हैं, इनसे हम जो है बच्चों को भिन्न के बारे में पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताएंगे हम। जो आप देख रहे हैं ये क्विज नियर क्षणें हैं, इससे बच्चों को भिन्न के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चों से पूछा जाए कि इतने भाग को हम कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि देख रहे हैं इसके 2 भाग हैं, तो बच्चा जब इसको लिखेगा तो 1/2 लिखेगा। कितना लिखेगा? 1/2। और इसमें देखिए लाल वाले में 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग हैं। इसमें से बच्चे से कहा जाए कि एक भाग की माप कितनी है, तो वो लिखेगा 1/5। 2 भाग की माप कितनी है, तो वो 2/5 लिख देगा। इस तरह से बच्चों को भिन्नों को इससे पढ़ाया जाता है। आपके सामने 33वां प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिए गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें पहचानना कौन सा सत्य नहीं है यानी कि गलत है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये गलत है। गणित में जो बच्चा सीखता है वो किसी क्रम में नहीं सीखता है, वो कहीं से भी सीख सकता है, जितना उसे कोई सिखाएगा वहीं से सीख लेगा वो। तो इसमें क्रमबद्धता की जरूरत नहीं होती। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो है इसमें गलत है यानी असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, वो ऑप्शन तीसरा है। इसमें ये वाला सही हो जाएगा। 33 में आपका प्रश्न नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न आपके सामने देखिए, शुद्ध कथन को पहचानिए। देखिए शुद्ध कथन इसमें आपको पहचानना है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अब मान लीजिए आकार उसका देखिए, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, उसका आकार जिस रूप में होगा उसी हिसाब से उसका परिमाप बदल जाता है।
तो ये आप समझ रहे हैं कि आकार से ही परिमाप का निर्धारण किया जाता है। यदि इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। देखिए हो सकता है कि आपकी जो है परिमाप ये गलत है, इसमें जरूरी नहीं कि बराबर हो जाएं, क्षेत्रफल समान हो जाएं इनके परिमाप समान होने पर। मान लीजिए परिमाप के लिए आपको बता दें, ये देखिए 12 का है और ये 8 का है, और इसका परिमाप आप निकाल लीजिए, और 12 8 होता है 20। तो इसमें देख लीजिए 20 ये हो एक तरफ, और एक तरफ आपका हो कितना, नहीं 19 कर लीजिए। यहाँ पर कोई एक आयत है आपका जिसमें माप इसकी एक तरफ 19 है एक तरफ 1 है, क्षेत्रफल दोनों से निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। और आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, यह दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। यानी ये दोनों जो दिए ये वाले और ये दोनों गलत हो जाएंगे, इनसे कोई रिलेट नहीं करता है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं होता। परिमाप का मात्रक अलग होता है, क्षेत्रफल का अलग होता है। जैसे परिमाप मारे हम मीटर में नाप सकते हैं, सेमी में नाप सकते हैं ना, लेकिन क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इसमें नापा जाता है क्षेत्रफल, ये तो गलत हो गया। तो जो आपका सही है वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 35वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, तो 3 पेंसिलों के समूह की बात की है उन्होंने, इसमें कोई क्रम नहीं दिया कि तीसरा समूह है या तीसरी पेंसिल है, ऐसे कुछ नहीं है। मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इमारत है कोई, वो इसकी पहली मंजिल ये रही, दूसरी मंजिल ये रही, तीसरी मंजिल ये रही, तो ये क्रम में है, इसका क्रम चल रहा है ऐसे करके, तो ये तीसरी मंजिल पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस घर में 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे हैं, इसमें तो ये कहा नहीं कि पहला कमरा कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कोई नंबरिंग नहीं है उन पे, 3 कमरे हैं बस, ये भी गलत हुआ। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होता है इसमें, इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये वाला आपका सही है। 35वां प्रश्न हो गया। चलते 36वें प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। देखिए बच्चा कोई भी हो, उसे सिखाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां उनके सामने दिखाएंगे। त्रिभुज के बारे में जब पढ़ाते हैं तो उन्होंने त्रिभुज की बात की है ना, तो बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी पड़ेंगी आपको। जैसे त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बताएंगे त्रिभुज इस तरह से होता है, इस तरह से भी होता है, यानी कि समबाहु दिखाएंगे, विषमबाहु दिखाएंगे, समिद्धिबाहु दिखाएंगे, समकोण त्रिभुज दिखाएंगे, और उसमें एक आध हम आयत दिखाएंगे कि देखो ये त्रिभुज नहीं है, ये वाला त्रिभुज नहीं है। तो अन्य आकृतियां भी हमें उन्हें बतानी पड़ेगी, जिससे बच्चों को पता चले कि ऐसी आकृति होती है वो त्रिभुज नहीं होती है, न ऐसी वाली त्रिभुज होती है। तो ये वाला आपका सही है, इससे हम जो है बच्चों को त्रिभुज के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें भी आपको शुद्ध कथन पहचानना है। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो अब क्षेत्रफल तो हम प्राइमरी में भी पढ़ाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। बीजगणितीय नींव का मतलब है बच्चों को एक्स वाई से संबंधित कुछ प्रश्न बना करके बीजगणितीय उसमें समझाना, ये आपका जो है नहीं है, ये भी गलत है आपका। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। भिन्नों का हम तो प्राइमरी में भी भिन्न पढ़ाते हैं बच्चों को, कहते हैं ना एक सेब है, इससे 2 भाई हैं उनको दोनों को देना है, तो उसमें तो आधा काट के दे देते हैं, कितना गया तो 1/2 भाग गया, ऐसे करके प्रश्न है उसके भिन्न से संबंधित। तो ये भी आपका प्राइमरी में चलता है, कोई इसमें ये नहीं है, तो ये भी गलत हुआ आपका।
समझ को बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। हाँ ये सही है, चौथा वाला 37 जो प्रश्न है आपका, इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने 38वां प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल होगा। देखिए 5 अगर ऐसे पूछा क्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, सबसे पहले 5 का भाग करिए, इसमें कितना आ रहा है 5 चौक 20। तो 4 जो है या पूर्णांक जो संख्या मिल जाए आपको, वो आपकी संख्या मिलेगी 20 की होगी ये। इससे इधर चलेंगे 3 2 और ये 5 और 6, ये आपकी 5 संख्याएं होंगी जिनका योगफल आप 20 होगा। आप काउंट कर सकते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, सही है। अब आपको पहली 3 संख्याओं का योगफल बताना है, तो 3 और 2 5 और 4 9, इन तीनों संख्या का योगफल कितना बन रहा है 9। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, अच्छा ये इसमें प्रश्न में आपको करना क्या है कि इन्होंने कहा यदि शेषफल 5 है, तो जैसे किसी संख्या में जब भाग करते हैं तो शेषफल जो बचता है वो 5 यहाँ बचता है इस जगह से, और इन्होंने कहा है शेषफल का दुगुना है क्या भाजक। भाजक माने यहाँ जो भाग देने वाली संख्या होती है वो यहाँ होती है, वो शेषफल का दुगुना है। और उन्होंने कहा है भागफल का 5 गुना है, ये जो है जो भागफल यहाँ आता है उसका 5 गुना है। तो जब ये 10 है भाजक, तो भागफल कितना होगा 2, तभी तो कहेंगे ये 5 गुना है। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, ये होता है आपका भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका 10 का गुणा आप 2 में करेंगे, 10 दूनी 20 और 5 25, जो आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे हल करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और लगभग हर साल पूछा जा रहा है ये। इसमें देखिए आपको जो प्रमेय संख्या दे रखी है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे दूसरी बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो संख्या लिखी हैं वो इस प्रकार से हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 और एक संख्या और है 3/5। आपको ये जानकारी होगी कि अंश और हर में एक एक का अंतर चल रहा है यहाँ पे, तो इनमें सीक्वेंस सब में बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी रहेगी और सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये 5/6, इसे आप हल करते हैं तो 6 का भाग 5 में न जाएगा, तो आप इसका मान निकालें पॉइंट में कितना आएगा 0 पॉइंट लगा लिया 50 हो गए, और 6 का भाग फिर 50 में देंगे तो कितना जाएगा 8 बार जाएगा, आगे भी जाएगा, हमें इतने से काम चल जाएगा। फिर देखिए आप ये सबसे बड़ी है, यानी इसे चेक कर लिए, 5 का भाग जब 3 में देंगे नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा पॉइंट, और 30 हो जाएगा, ये 0 बढ़ाएंगे तो 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 आ जाएगा, ये 0.6 हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए कि दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या मिल रही है, ये तो दोनों छोटी हो गई। 4 का भाग 3 में देंगे नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 30 में 4 का देंगे तो 4 7 28। देखिए ये सबसे बड़ी रही, ये दूसरे नंबर पर रही, नहीं 5/6 आपकी सबसे बड़ी रही, और दूसरे नंबर पर जो आएगी वो 3/4 आएगी। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे, जो आपका ऑप्शन है 5/6 और 3/4 ऑप्शन दूसरे में है, कौन से में है ऑप्शन नंबर 2, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, एक आपका वर्ग है, नहीं तार को मोड़ करके वर्ग के रूप में बनाया है, और इससे जो क्षेत्रफल बन रहा है वो 144 है। मान लीजिए कोई आपका एक वर्ग हमने तार से बनाया है ऐसे, इसका क्षेत्रफल कितना है 144 है, तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी 12, क्योंकि 12 गुणा 12 144 होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 144 का वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा निकल आई 12। अब
एक आपका जो आयत बनाया इसी तार को हमने खोल लिया है और इसको हमने आयत के रूप में बना दिया ऐसे करके। अब इसमें आपको बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल घेरेगा। इसकी लंबाई आपको दे दी उन्होंने 16, ये आपकी 16 है। जब ये 16 तो ये भी 16 होगी। अब बताइए वर्ग की भुजा 12 है तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 गुणा भुजा होती है 12 चौक 48। 48 आपका जो है सेमी तार बन गया टोटल। अब ये आप समझ में आ गया होगा कि टोटल 48 है। ये 48 में से 16 यहाँ यूज हो गया, 16 यहाँ हो गया, 32 यूज हो गया टोटल। 32 में से 16 बचेगा और 16 को 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। ये आपका आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 गुणा 8, 8 छिंग 48 होता है, हासिल 4 रहेगा, 8 और 4 12 होगा, 128 आपका हो जाएगा। 128 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, 1/1 सेमी वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 रहे। तो 48 क्षेत्रफल पाने के लिए हमारे पास जो होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 सेमी का घन है एक, तो हमने मान लीजिए घन इस तरह से लगा दिए, एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ, इस तरह 48 लगा देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी कि इसकी आपकी जो है आयत बन जाएगा एक तरह से, जिसकी लंबाई आपकी होगी 48 और चौड़ाई होगी 1, तो ये बराबर 48 ही रहेगा। इसी प्रकार से हम जब दो दो घन लगा करके लाइन लगाएंगे ऐसे करके, तो आपकी जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी, 2, और लंबाई कितनी होगी 24, 24 दूनी 48। अगर हम 3-3 घन सटा के लगा दें ऐसे करके 48 घनों को, तो कितनी लाइन आगे, एक लाइन में कितने घन आएंगे, मान लीजिए यहाँ 3 रख लेंगे तो आप क्या आएंगे 16, 16 तिया 48, इसका भी देखो 48 आएगा। और इसी प्रकार से आप जो है एक लाइन में 4 रख लेंगे तो 12 आएंगे, या मान लीजिए ऐसे करके आप नीचे तक लाएंगे इन घनों को, तो ये आपका 48 आ जाएगा ये भी। और यदि एक लाइन में आपने 6 लगा दिए, कितने लगा दिए 6, तो आपकी जो है इधर जो आएंगे नीचे वो लाइन जो टोटल होंगे एक लाइन में 8 हो जाएंगे, 8 सिंह 48, ये भी 48 रहेगा। इसके बाद और कोई हम ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते जिससे कि इसका क्षेत्रफल 48 आ जाए। तो टोटल प्रकार कितने हुए, 1 2 3 4 5 प्रकार से हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। तो 5 प्रकार का मतलब हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 42 में का जो आपका आंसर सही होता है वो 4 सही हो जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मान लीजिए रूही यहाँ खड़ी है, इधर से हम गिन रहे हैं ऐसे, तो 19वां स्थान है इनका, तो इधर कितने हुए 18, और इधर से भी गिन रहे हैं हम, तो ये कितने हैं, इधर से 19वां स्थान है, और आगे 18 और हैं, 18 और 19 कितने होते हैं 37, आपका ऑप्शन नंबर 37 सही हो जाएगा। ध्यान रखना इधर से भी 19 है और इधर से भी 19 है, तो रूही का तो छोड़ दीजिए, 18 इधर बचेंगे, 18 इधर बचेंगे, 18 18 36 और एक रूही मान लो 37 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 44। इसमें देखिए उन्होंने कहा है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। तो कितने बजे पहुंची अस्मिता, 8:15 पे पहुंची, ठीक। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची हैं, तो सहकर्मी कितने बजे पहुंचा होगा इनका, आधा घंटा पहले पहुंची है ना, तो अब वो पहुंचे जो है सहकर्मी आया होगा 8:45 में, तभी तो आधा घंटा पहले मानेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है सहकर्मी
आया है 40 मिनट लेट, जो गोष्ठी हो रही थी उससे 40 मिनट लेट आया है। तो 8:05 पे ये गोष्ठी शुरू हुई होगी, क्योंकि 45 में से आप 40 मिनट कम कर देंगे, 40 मिनट लेट आया था इसलिए। तो 8:05 पे आपकी गोष्ठी शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है, रेट लिस्ट का है एक, या टेबल दी होती है और उसमें जो आपसे प्रश्न बना के पूछता है। तो देखेंगे इसे कैसे करना है आपको। देखिए, क्रेयान का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे का है, इन्होंने एक ही पैकेट लिया यहाँ पे। तो आप 15 रुपये, चलिए इसे कई बार लिखना, थोड़ा बारीक लिख लेते हैं। 15 रुपये 50 पैसे। और दूसरा इन्होंने सामान लिया है 2 पैकेट पेंसिल। पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये का है, तो 2 हो जाएंगे 14 दूनी 28 रुपये के, ठीक। और एक पैकेट स्केच पेन लिया है, स्केच पेन का मूल्य है 22.50। 22.50। स्केच पेन के अलावा इन्होंने एक कैंची ली है, एक कैंची का मूल्य है 17 रुपये। और कैंची के अलावा चमकीले कागज की 5 सीटें ली हैं, जो कि एक सीट का मूल्य है 2.5 रुपये। तो 5 का कितना हो जाएगा? 12 रुपये 50 पैसे, ठीक है। गुणा कर लेना, मान लो 2.5 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 5 × 25, 5 × 10 2 12, एक अंगवा पॉइंट 12.50, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो आपका जो है हो गया कहाँ तक? चमकीली कागज की एक सीट का रेट जो दिया है वहाँ तक। अगले आते हैं सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये का है, उन्होंने कितना लिया है? एक पैकेट ही लिया है। तो ये आपका 5 रुपये यहाँ जुड़ जाएगा। अब आप इसे टोटल कर लेंगे पूरा। तो देखिए ये तो 0 हुआ 10 से, ये 15 हुआ, 15 का 5 हासिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए आप इस तरह से जोड़ें आसान तरीके से, 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और 7 और 2 9, और एक आपका कैरी था ये भी 10 हो गया। 10 20 30, 30 का 0 हासिल हो जाएगा, कितना आपका? 1। 30 का 3 हासिल हो गया, और 3 4 5 6 और 4 10, यानी कि 100.5, यानी कि 100 रुपये 50 पैसे। ये आपका टोटल बिल बैठेगा जो कि उन्हें जमा करना है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर रह गया 46। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 से अधिक और 8 से कम है, इसके अंकों का योगफल 9 है। पूरी कहानी को पढ़ने से फायदा है कि आप लास्ट वाला पढ़ दीजिए कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इकाई पर जो है उसका दूना, उसका दहाई का अंक है। तो ऐसी केवल संख्या आपको एक ही दी है 63। बाद बाकी किसी में भी ये फॉलो नहीं कर रहा। देखिए तो आप आंख मिच के लगा दिए ऑप्शन नंबर 3। नहीं लगाना तो आपको एक चीज़ और देखनी है कि 6 2.5 और 8 2.5, इन दोनों के यानी 60 और 80 के बीच में संख्या होगी आपकी। इन्होंने यहाँ कही है, देखिए इस वाली लाइन में, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अब इन्होंने कहा है दुगुना है इकाई के अंक से दहाई का अंक। तो मान लीजिए अब दहाई का अंक हम 6 ही ले लेते हैं, तो 6 का आधा करेंगे तो कितना होता है? 3, या तो 63 होगी। 7 ले नहीं सकते क्योंकि आधा इसका 3.5 आएगा, तो 7 तो कैंसिल हो गया। 8 ले नहीं सकते क्योंकि 80 से नीचे रहना हमें, तो 63 ऑटोमेटिक सही हो जाएगा अपने आप। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें भी एक लॉजिक लगाना है आपको। इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक विषम संख्या है। इकाई का अंक जो है सबसे बड़ी एक विषम संख्या है एक अंक की। तो एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। तो इकाई के अंक पर देखो 9 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, और एक दिया है आपका जो है 4 में। तो और एक और यहाँ से देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें यानी दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो 9 हो गया इकाई पे, और 10वें का मतलब दहाई पे। तो वो सबसे छोटी विषम संख्या जो होती, अभाज्य संख्या होती है, वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 होती है, जिसका वर्ग होता है आपका कितना 4। अब देखिए 49 कहाँ कहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। और 48वें प्रश्न में आप देख रहे होंगे, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को इतने बजे निकलती है। तो 30 मई से 31 मई तक तो आपको मान लीजिए 24 घंटे हो गए। कितने हो गए? 24 घंटे। अब 31 मई से लेकर के 1 जून 5 घंटे यानी कि और 15 मिनट तक कितना बन जाएगा? तो यही देखिए आप 31 में आप कितने बजे ले रहे हैं? 23:40 पर। तो यहाँ 20 मिनट इधर बचेंगी। कितनी बचेंगी? 20 मिनट बचेंगी आपको 31 वाले में। और फिर 1 जून की बात करें, 31 मई को इतना हुआ, अब 1 जून में आ गए। 1 जून में कितना है? 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट, इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना बनेगा? 20 मिनट यहाँ पे हैं, 15 मिनट यहाँ पे हैं, ये टोटल आपका 35 मिनट बन गया। और ये 24 और 5 29, 29 घंटा 35 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है 29 घंटे 35 मिनट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इसमें भी बहुत सिंपल प्रश्न है कि आपको 16 लीटर धारता वाला कोई पात्र है, इसी लीटर को अगर ml में बदल देंगे तो आपका बन जाएगा इतना। और एक छोटे मग्गे से इसे अलग अलग कर रहे हैं, तो हम 50 बार में उससे हम खाली कर पाते हैं इसको पूर्णतया। तो एक मग्गे की जो धारता वो कितनी है? तो मान लीजिए हमने इसमें 50 का भाग करेंगे तो एक की धारता निकल आएगी। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 ml, 320 ml ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आए अब क्वेश्चन नंबर 50 के आपको इतनी संख्याओं में से जोड़ करके क्या घटाना है कि आपको ये मिल जाए। कुछ नहीं, आप इन तीनों को जोड़ लेंगे और 1763 को घटा देंगे। तो करते हैं, देखिए 8008 8088 और 8808। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हूँ, नहीं तो भाई यहीं जोड़ लेते हम कि 8 और 8 16, 8 या 24 के 4, यानी कि 8 या 24 के 4, और कैरी 1 2 हो जाएगा आपका। और आपका जो है 8 यहाँ और 2 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। 8 या 24 और 1 25, ये संख्या 2504 बनी। 17 8 63, इसे इसमें से घटा देंगे। कहाँ गड़बड़ रह गया? एक डिजिट छूट गया क्या? हाँ देखिए यहाँ पर रह गया, थोड़ा सा देखेंगे इसे। जो आपका यहाँ हासिल आया था 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसे यहाँ से यहाँ तक हो जाता है आपका कितना? 10 का 0 और 8 1 9, 8 3 24, ये आपका बन गया टोटल पूरा। इसमें से हमें घटाना कितना है? 17 8 63, 17 8 63 घटाइए। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ रह गया आपके कितने? 9 9 में 8 बचेंगे, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, और आपका ये बचेगा 14, 14 में 7 गए तो 7 बचेंगे, 70 41 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 4th में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 51वां प्रश्न, इसमें आपको देखिए तालिका दिया है मारिया और शहनाज के द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इन तीनों को जोड़ लीजिए। ये जो आपके जो प्राप्तांक दिए ना 5 विषयों के, दोनों के लिए, मारिया और शहनाज के लिए, इन सबको दोनों को जोड़ते हैं तो आपका ये 390 आ जाता है। तो 390 इसका भी है और इसका भी है, दोनों का प्राप्तांक का योग जो है सब समान है। इसलिए यहाँ जो कहा है ऑप्शन नंबर 1 में मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये बात आपकी सही है, बाद बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है। तो मान लीजिए, और इन्होंने 258 रुपये में कितना किलोमीटर गया ये पूछा आपसे। तो 258 में से पहले 50 को कम कर दीजिए आप, तो
आपका बचेगा 208 बचेगा, क्योंकि इतने में आपकी 2 किलोमीटर की दूरी तय हो गई 50 रुपये में। अब शेष बची 208, इसमें आपको 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से निकालना है। तो अब इतने रुपए में कितने किलोमीटर हमें दूरी तय करने को मिलेगी, तो आप इसमें इसका डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आप इसे निकाल लेंगे कितनी बार जो है जा रहा है, और वो आपको किलोमीटर में यहाँ निकल आएगा। 13 और ये 2 5 15 हो जाएगा, 13 2 15 हो जाएगा। 15 किलोमीटर की पूरी दूरी तय की इन्होंने अपने घर से स्टेशन तक। तो अब इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो रहा है सही, फोर्थ हो जाएगा सही, 15 किलोमीटर की दूरी तय की इन्होंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला देखिए इन्होंने दिया है स्टेटमेंट ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 और परिमाप 30 है। तो इसका आंसर देखिए एक ही रहेगा। जैसे कहते हैं कि एक आपका आयत है, इसमें एक भुजा इसकी 5 दे दी और परिमाप 30 है, तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 20 और 10 30। तो इसका आप जब निकालेंगे क्षेत्रफल तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि ये आपका जो है आंसर एक ही आएगा, इसका दो आंसर नहीं निकल पाएंगे इसमें। तो ये आपका जो हो गया कौन सा बंद सिरे वाले प्रश्न में कैटेगरी में पहुंच जाएगी, क्लोज्ड में। ठीक है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो माध्यक 4 है तो आप विभिन्न संख्याएं अलग अलग समुच्चय में लिख सकते हैं जिनका माध्यक 4 हो सकता है। इसके कई आंसर आ जाएंगे, ये ओपन एंडेड प्रश्न है। और सी में देखेंगे 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो इसमें भी फिक्स है, एक ही आंसर आएगा। 0 से 8 के बीच में सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिनमें किसी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस यही संख्या बनी आपकी, ये 4 संख्या ही रहेंगी इसमें। तो ये भी आपका बंद सिरे का प्रश्न है, कौन सा, ए और सी। तो आपका ये क्लोज में चला गया, ये भी क्लोज में चला गया, है ना, सी वाला जो है। आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसमें भी आपसे विभिन्न प्रकार के आप अपने व्यू देंगे, ये भी ओपन हैंडेड प्रश्न हो गया। अब आपके इसमें क्या देखिए कहा इन्होंने, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो बी और डी मुक्त सिरे के हो गए ये, बस। और तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है उसमें पहला, 53 का जो है आपका पहला पार्ट सही हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया वांछनीय उसे आप देखेंगे। पहला है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो देखिए ये वांछनीय नहीं है। कोई भी प्रश्न है हल करेंगे तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है हल करने का, और एक प्रश्न को हल करने के कई मेथड भी हो सकते हैं। तो आप जरूर नहीं उसके लिए कहें कि ये कदम आप जो है या इस क्रम में उसे हल करें, तो ये तो आपका गलत हो गया 54वां। ठीक है, 54 का पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। नहीं, मुक्त प्रश्न जो होते हैं, मुक्त प्रश्न उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हमें क्लास में करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर ये क्लियर होता है कि हाँ हम किस तरह से हल कर रहे हैं प्रश्न को, उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो ये भी आपका वांछनीय नहीं है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये वाला सही है आपका। और खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। एक ऐसी परीक्षा जिसमें आपको पुस्तक भी दी जाएगी और एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको हल करना है। तो इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं कि डिक्टो आपको प्रश्न उसमें मिल जाए, आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको इसमें से फॉर्मूले देख करके उसे हल करने पड़ेंगे। इसमें केवल आपको फॉर्मूले मिल जाए देखने को, उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में उसे लगा करके आप उसे हल करेंगे अपने आप से, तो उससे बचना नहीं है। वो होनी चाहिए परीक्षाओं में, ऐसी जो है इस तरह की परीक्षा होनी चाहिए। तो ये आपका ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए यहाँ सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक सम चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है।
वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। देखिए इनका जो पहला चरण होता है वो पहचानना होता है, जो कि आपका जो है इससे संबंधित नहीं है। वो पहचान सकता है कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये आपका व्रत है, या ये अन्य आकृति है। पहचानने में बस यही आता है। और विश्लेषण में आपका अलग हो जाएगा। ये जो आ रहा है आपका, इन्होंने जो दिया है कि वर्ग को आयत और समचतुर्भुज दोनों से रिलेट किया है, संबंधित से संबंधित है ये, तो इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 56वां। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना ये न्यूनतम हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं हम उनके गलत उत्तरों के प्रश्न को पूरा हल करें। ये आपका जो है यहाँ इसमें सबसे कम प्रभाव होगा, संभावना न्यूनतम है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये तो होता ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें तो हम प्रभाव इसका अधिकतम होता है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन लाना, कोई भी एक टीचर है या शिक्षक है, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में अपना परिवर्तन करता है, जिससे कि अच्छी से अच्छा पढ़ाए, जिससे कि उनके बच्चों का मूल्यांकन में रिजल्ट सही आए। वो पता लगा लेता है मूल्यांकन से कि बच्चा कहाँ रुका हुआ है, किस कौन सी जगह उसकी प्रॉब्लम बन रही है, तो अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करता है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका जो है प्रभाव अधिक होता है। तो सबसे इसमें कम हो वो कौन सा रहा आपका, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये आपका जो है सबसे प्रभाव कम होता है इसमें संभावना। ठीक है, तो आपका 56 का जो आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा सत्य नहीं, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है, इसमें तर्क और चलता है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज सम्मिलित है, सामाजिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं समाज में रह करके आप जो है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दुकान पर जाता है, दुकान वाला भी एक अच्छा गणित प्रयोग करता है अपने लेन देन में, वो सामाजिक प्रक्रिया है, वहाँ भी चलता है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये बात सही है, यहाँ संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, ना ही संस्कृत की, यहाँ केवल तर्क और लॉजिक वाले हैं। तो आपका ये जो सत्य नहीं है, तो वो देखना हमें कौन सा सत्य नहीं है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्रथम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, ये भी सही है। एक मिनट यहाँ देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 में गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ देखिए इतना भाग कहें तो बात अलग है, लेकिन यहाँ देखिए संस्कृत का जो है, आप जानते हैं बच्चों को हम संस्कृत में काउंटिंग भी सिखाते हैं, प्रथमा द्वितीय यानी प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके, तो संस्कृत की जो है हमें गणितीय उसमें जो चलता है, इसमें ये तो है, लेकिन यहाँ का है कोई भूमिका नहीं है, थोड़ी बहुत भूमिका है, तो यहाँ आप इसे जो असत्य है या सत्य नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 58। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है, ये किससे पता चलेगा। देखिए पहला है आपका वितरण गुण, वितरण गुण तो आप जानते होंगे, जैसे ए और यहाँ पे आपके अंदर मान लीजिए कोई बी प्लस सी दे रखी हो, इसमें आप बराबर लिख देते हैं ए बी प्लस ए सी, ये आपका वितरण हो जाता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे कोई ए बी है तो वो बी ए, यानी कि ऐसे क्रम में बदल दें, ये आपका क्रम विनिमय नियम हो गया।
साधारण निम्न क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका योग का साधारण नियम हो गया। तो ये तो नहीं इसमें कहा कि ये परिमेय है कि पूर्णांक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये आपका साधारण नियम। अब आपकी बात आती है कि ये ऑप्शन नंबर जो 2 है समवर्ग गुण, वो यही होता है कि दो पूर्णांकों का योग का रिजल्ट एक पूर्णांक ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर पर। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। ये गलत है। आपको जो है देखना अत्यंत महत्वपूर्ण कौन सा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये आपका सही है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए हम बच्चों को उनके जीवन से संबंधित बना करके पढ़ाया जाए तो अच्छे समझ पाते हैं। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बना करके पढ़ाएंगे, ये सबसे अच्छा पहलू होगा हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आ जाता है सही 2। अंतिम प्रश्न जो आपकी सीटेट परीक्षा में मैथ के पोर्शन में पूछी गई है, वो अंतिम प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, पहला दिया उन्होंने, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ सही है, किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ कहा है संख्याओं को लिखना, यानी कि बच्चों से हम जो काउंटिंग लिखवाएंगे, संख्या लिखवाएंगे, क्रम में लिखवाना चाहिए नहीं। हम बच्चों को संख्या कहते हैं बीच बीच में से लिखाते हैं, जिससे कि बच्चे को ज्ञान रहे कि संख्या कौन सी कितनी है। जैसे हम कहते हैं 3 लिखिए, 8 लिखिए, 12 लिखिए। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि 1 2 3 4 क्रम से लिखवाएं, उन पर प्रैक्टिस डालें। उनको संख्याओं का अच्छा ज्ञान देने के लिए बीच बीच में उन्हें बोल के लिखाते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब चलते हैं सी, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाया जाना चाहिए नहीं, ये भी गलत है। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है आपका। तो इसमें ए और डी सही है। ए और डी कौन से में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में सही है। तो ये थे आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे गए 30 प्रश्न, जिनमें आपने मैथ्स कर लिया होगा। आपके कितने सही हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।